Assalamu alaikum. I'm Dr. Aisha Farhad and I'm working in Ministry of Health, Saudi Arabia. सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान करीम। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत बनाए। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक ऐसे सिनेरियो से रिलेटेड है जिससे आप सब लोग जो हैं वो यकीनन बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा या देखा होगा कि प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं उनको अचानक ये कंप्लेन होती है कि जी जो वाटर बैग है वो फट गया है या किसी किस्म की लीकेज ऑफ वाटर जो है वो उनको फ़ील हो रही होती है। तो इस सिचुएशन को कहते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अगर तो ये सिचुएशन आफ्टर 37 वीक्स जिसको हम कहते हैं कि ये एक टर्म प्रेगनेंसी है तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अगर यही सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली बिफोर टर्म बिफोर 37 वीक्स अगर ये मेम्ब्रेन फट जाए तो ये एक ख़ासी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और इसके लिए जो टर्म बोली जाती है वो होती है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मतलब ये कि ना तो अभी ये प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंची है बिकॉज इट्स लेस दैन 37 वीक्स और प्री लेबर के कोई लेबर भी नहीं है, इस तरह की कोई कंप्लेन अबाउट पेन कॉन्ट्रैक्शंस ऐसा भी कुछ नहीं है। पेशेंट क्वाइट स्टेबल है लेकिन मेम्ब्रेन जो है वो लीक हो चुकी है और गश ऑफ वाटर यानी एकदम लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी निकल आया है या ये होता है कि थोड़ा स्लोली जो है वो लीकेज वाली जो है वो फीलिंग्स डिफरेंट पेशेंट में प्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस कंडीशन को जो पी प्रोम कहा जाता है और चूँकि मैंने अभी इससे पहले वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया है वो है प्री टर्म, तो ये जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है ये मेजर काज है प्री टर्म डिलीवरी की। मैं डायरेक्ट ये शुरू करती कि जी हमारा आज का टॉपिक है पी प्रोम, तो आधे लोगों को तो इसकी समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने ये पूरा इसकी एक जो बेस बनाई है अपनी प्री टर्म लेबर का आपको आइडिया दिया है। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इस वीडियो में और प्री टर्म वाली वीडियो में बहुत कॉमन होगी। तो हो सकता है कि वो मैं इस वीडियो में उतनी डिटेल से जो है वो मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो आप लोग अगर इस वीडियो को स्टार्ट करें और यहाँ तक सुन लें तो काइंडली आप चले जाइएगा, पहले प्री टर्म लेबर जो है उस वीडियो को देखिएगा समझिएगा और उसके साथ साथ फिर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग टू प्री टर्म बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये वाटर बैग जो है वो होता क्या है और वो रप्चर क्यों हो जाता है। तो इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं एमनियोटिक सैक। होता क्या है कि ये जो फीटस है बेबी जो है इसके सराउंडिंग में पूरी तरह एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एक पानी से भरी होती है। ये वाटर जो होता है इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये बच्चे की न्यूट्रिशंस में और मतलब उसकी ग्रोथ में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और ये अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी इसकी जो क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में इसकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट है। तो अगर कभी भी किसी भी अबनॉर्मेलिटी की वजह से ये क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास, जैसे डायबिटिक मदर्स में होता है या ऐसे बेबीज़ जिनमें कुछ कंजेनिटल अनोमलीज होती हैं उन केसेस में आप देखेंगे कि पॉलीहाइड्रोमनियास हो जाता है। कुछ औरतें होती वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है लेकिन उनका एब्डोमेन इतना बड़ा होता है, अबनॉर्मली बड़ा होता है कि ऐसे लगता है कि इनके 9 मंथ्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।
इसी तरह इसके ऑपोजिट एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज। इसका मतलब है कि यही एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मल रेंज से कम होता है, और ये मोस्टली उन केसेस में देखा गया है जो मदर्स जो हैं वो हाइपरटेंसिव होती हैं, उनके बच्चे भी जो हैं वो ग्रोथ में छोटे रह जाते हैं। IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बहुत दफ़ा मैं डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट सिनेरियोस में आपके साथ इस पे बात कर चुकी हूँ। तो इसकी एक काज जो होती है वो यही एमनियोटिक फ्लूइड है। ये दोनों कंडीशंस आपको बताने का मकसद ये है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका रोल बेबी की ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से ये जो वाटर बैग है ये रप्चर हो जाए या लीक हो जाए तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत ही अफेक्ट हो सकती है, अगर ख़ास तौर पे जब वो प्री टर्म भी है, मतलब ये कि वो लेस देन 37 वीक्स उसकी गेस्टेशनल एज है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये वाटर बैग जो है वो रप्चर हो जाता है और प्री टर्म डिलीवरी के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। उसमें नंबर 1 है इन्फेक्शन। किसी भी किस्म का कोई भी पेल्विस से रिलेटेड जो है इन्फेक्शन, चाहे वो यूट्रस में है, सर्विक्स में है या वजाइना में है, तो ये जो पेल्विक इन्फेक्शन है ये एक नंबर 1 काज है इस वाटर बैग के रप्चर होने की। सेकंड नंबर पे आता है ऐसी कोई सी भी कंडीशन जिनमें यूट्रस जो है वो ओवर एक्सटेंडेड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वो खिंचा हुआ है, भरा हुआ है, और वो होता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज में, यानी अगर ट्विंस हैं या ट्रिपलेट हैं कि 3 बच्चों वाली प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में आप खुद ही समझ सकते हैं कि यूट्रस किस हद तक जो है ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है। तो ये कंडीशन जो होती हैं इससे भी जो ये जो वाटर बैग है ये रप्चर हो जाता है, और उसके साथ साथ ये जो मैंने अभी आपको पॉलीहाइड्रोमनियस बताया कि कुछ अब नॉर्मल ऐसी कंडीशंस होती हैं बच्चे में, अब नॉर्मेलिटी या मदर का शुगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी मदर्स में पॉलीहाइड्रोमनियस हो जाता है, यानी ये एमनियोटिक फ्लूइड ही बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिससे जो एब्डोमेन है वो बहुत ओवर एक्सटेंडेड हो जाता है, तो ये रिस्क ऑफ जो है वाटर बैग के रप्चर होने को बढ़ा देता है। उसके साथ साथ प्रीवियस हिस्ट्री, यानी अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आपका वाटर बैग जो है वो रप्चर हुआ था, आपको मैंने बताया है कि प्रीवियस हिस्ट्री किसी भी चीज़ की हमेशा आपकी आने वाली प्रेगनेंसी में उसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और इस रप्चर मेम्ब्रेन के नतीजे में अगर प्री टर्म आपकी डिलीवरी एक हो चुकी है तो हाईली चांसेस हैं कि आप ऐसी सिचुएशन को दोबारा भी फेस करेंगी। इन सब के अलावा जो है अगर किसी किस्म की कोई भी हिस्ट्री है सर्विक्स की सर्जरी की जिसकी वजह से उसकी लेंथ जो है वो लेस देन नॉर्मल है बिकॉज ऑफ कोन बायोप्सी या किसी भी दूसरी रीज़न, सर्वाइकल कैंसर वगैरह, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है और उसकी ट्रीटमेंट की गई है जिसके नतीजे में सर्विक्स जो है वो बहुत ही छोटा रह गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो रप्चर ऑफ जो वाटर बैग है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस ये जो स्मोकिंग है उसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अच्छा, लास्ट ऑफ ऑल जो एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो ये है कि कुछ पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग जो है वो रहती है। किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसे थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं, प्रेगनेंसी हेल्दी होती है लेकिन ऑन एंड ऑफ उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ लोगों को सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी ड्यू टू लो लाइंग प्लेसेंटा या किसी और रीज़न से जो है ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है। तो ऐसे तमाम पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी में इस तरह ऑन एंड ऑफ जो है वो ब्लीडिंग होती रही है, वो अपने माइंड में रखें कि उनमें ये जो वाटर बैग रप्चर होने का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि जी ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जिससे ये कंप्लेन पेशेंट को होती है कि जी हो सकता है कि ये वाटर बैग जो है वो फट गया हो।
तो उसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी। नंबर वन, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि एकदम गश ऑफ वाटर, एकदम बहुत ज़्यादा पानी जो है, जो कि बिल्कुल पेशेंट के फुल क्लॉथ्स, कपड़े वगैरह, अंडर गारमेंट्स, हर चीज़ को जो है वो गीला कर देता है। तो वो तो अंडरस्टूड है कि जी ये वाटर बैग ही था जो कि मतलब फट गया है। दूसरा ये होता है कि किसी में इस तरह से एकदम तो बहुत ज़्यादा लीकेज ऑफ वाटर नहीं होती, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है थोड़ा थोड़ा मतलब लीकिंग टाइप की जो है ना, वो एक फीलिंग्स आपको आना शुरू हो जाती है। थर्ड नंबर पे ये होता है कि मतलब अगर बहुत ही कम लीक हो रहा है बाज़ औक़ात, तो वेटनेस ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गीला सा है। ख़ास तौर पे आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं उनमें अजीब सा गीलापन सा जो है वो क्लियरली महसूस हो जाता है। तो इसका हॉस्पिटल जाने से पहले सबसे आसान तरीका ये है कि फ़ौरी तौर पे ये जो सैनिटरी पैड्स हैं जो पीरियड्स में आप यूज़ करती हैं, फ़ौरी तौर पे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर तो ये लीकेज हो रही है तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगी कि पैड जो है वो पानी की वजह से थोड़ा सा हैवी हो गया है और क्लियर कट जो है वो वेट फीलिंग्स दे रहा है। पैड वाला ये जो तरीका है ये ख़ास तौर पे उन बच्चियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो प्राइमरीज़ होती हैं, मतलब ये कि वो फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती हैं और उनको कुछ क्लियर कट आइडिया अबाउट ये जो वाटर बैग लीकेज इसके बारे में इतना नहीं होता। बाज़ औक़ात देखा है मैंने कि बहुत सारी पेशेंट इमरजेंसी में सिर्फ इसलिए आ जाती हैं कि थोड़ी सी एक्सेसिव वजाइनल सेक्रीशन जो कि पार्ट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसी से ही वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि कहीं ये वाटर बैग से तो नहीं लीकेज हो रही। तो इस कंडीशन में अगर वो पैड को यूज़ करेंगी, ये जो वजाइनल सेक्रीशन है अक्सर ये लाइट येलोइश कलर या वाइटिश कलर इस तरह की ये पैड पे नज़र आएगी। उसमें किसी किस्म की कोई वेटिंग फीलिंग्स नहीं होंगी, उनका वेट जो है पैड का वो भी मतलब बड़ा नहीं होगा। तो ये भी एक मेंटली सेटिस्फेक्शन उन बच्चियों को दे सकता है जो कि बिला वजह जो है नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल सेक्रीशंस की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसको डायग्नोज जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो उसमें अंडरस्टूड है, आपकी हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि किस किस्म की जो है वो लीकेज जो है वो हुई है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे एक स्पेकुलम एग्जामिनेशन है जिसमें सर्विक्स को पूरी तरह एक्सपोज किया जाता है और वहाँ से बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि वाटर लीकेज जो है वो क्लियरली नज़र आ रही होती है। और अगर वाटर वगैरह नहीं है, कुछ एक्सेसिव वजाइनल सेक्रीशन है, तो ये भी एक पेशेंट को रीअश्योरेंस में हेल्पफुल होती है। साथ साथ एक बहुत ही आजकल लेटेस्ट एक स्ट्रिप टेस्ट भी होता है। उससे क्या करते हैं कि वाटर या जो वजाइनल सेक्रीशन है उसमें सॉफ्ट किया जाता है और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है कि जब भी पेशेंट इमरजेंसी में बहुत ही परेशानी में आती हैं तो फौरी तौर पे बाय स्पेकुलम एग्जामिनेशन ये टेस्ट कर लिया जाता है और जिससे एक डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाती है। इस कंडीशन का डायग्नोस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर तो पेशेंट प्री टर्म भी है, ठीक है, और साथ में उसका जो वाटर बैग है वो भी रप्चर हो चुका है, तो एक तो हाईली चांसेस है प्री टर्म लेबर के। और अगर इसको प्रॉपरली डायग्नोस जो है वो नहीं किया जाएगा तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है टू डायग्नोस रप्चर मेम्ब्रेन, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में बहुत ही क्लियरली आइडिया हो जाता है कि जो लाइकर है वो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से कम हो चुका है। अब डायग्नोसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाए। अगर तो पेशेंट की गेस्टेशनल एज मोर देन 37 वीक्स है और घर में उनका जो है वो वाटर बैग जो है वो रप्चर हो गया है, तो इसमें बिल्कुल भी इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप हॉस्पिटल जा सकती हैं और नहीं तो आप कुछ देर के लिए अगर घर में ही रुक के लेबर के स्टार्ट होने का इंतज़ार करना चाहती हैं तो आप ये भी कर सकती हैं। इट्स ऑल्सो सेफ़। हॉस्पिटल जाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका एडमिशन और रूटीन इन्वेस्टिगेशन के बाद फ़ौरी तौर पे आपका अल्ट्रासाउंड कर दिया जाता है।
तो तकरीबन मोर देन 60% जो पेशेंट होती हैं उनकी लेबर जो है वो खुद ही स्टार्ट हो जाती है विद इन 24 आवर्स। लेकिन अगर टाइम जो है वो मोर देन 24 आवर्स हो चुका है और पेशेंट को लेबर स्टार्ट नहीं हुई, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को जो है वो इंड्यूस किया जाता है। मतलब उनको इस तरह की टैबलेट्स जो हैं वो उनको दी जाती हैं जिनसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है और बखैर आफियत जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट होती हैं वो डिलीवर हो जाती हैं। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जिसमें वाटर बैग जो है वो रप्चर हो चुका है लेकिन जो फीटस है वो स्टिल प्री टर्म है, उसकी मैनेजमेंट थोड़ी डिफरेंट है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक जो है वो मोस्टली टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन जो होती है वो हॉस्पिटल एडमिशन में पेशेंट को स्टार्ट कर दी जाती है। एंटीबायोटिक को स्टार्ट करने का जो बेसिक मकसद होता है वो पेशेंट को और फीटस को इन्फेक्शन से बचाना है। एंटीबायोटिक के साथ साथ पेशेंट को 2 इंजेक्शन भी दिए जाते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फीटस की लंग्स मैच्योरेशन के लिए। मतलब उनके फेफड़े, अगर प्री टर्म बेबी डिलीवर हो जाए तो सबसे ज़्यादा मसला जो होता है उसको सांस लेने में होता है। तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है जिसमें ये जो इंजेक्शन है ये बच्चे की जो फेफड़े होते हैं उनको मैच्योर करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट को जिनका हमें ये आइडिया है कि ये पेशेंट विद इन 24 आवर्स डिलीवर हो जाएगी, ऐसे पेशेंट को ख़ास तौर पे मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये मेडिसिन दी जाती है। ये बच्चे की जो न्यूरो डेवलपमेंट है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो उसके इश्यूज़ हैं उनको भी फ्यूचर में जो उनको प्रॉब्लम हो सकती है उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल है। उसके अलावा भी मैग्नीशियम सल्फेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैंने प्री टर्म लेबर वाली जो वीडियो है उनमें इन सारी मेडिसिन्स को, इन इंजेक्शन को और मैग्नीशियम सल्फेट को बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाले केस में इस सारी मैनेजमेंट को करने का मकसद ये है, अगर ये प्रेगनेंसी सेफली 34 वीक्स तक पहुंच जाती है तो उसके बाद उसको नाइसली डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये डिलीवरी जो है और ये जो बच्चा है ये आउट ऑफ डेंजर हो जाता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, इस सारी मैनेजमेंट के बावजूद भी अगर पेशेंट में कुछ इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के मदर का जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा, उनको फीवर रहना शुरू हो गया है मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है, पल्स उनकी मोर देन 100 हो गई है, और अगर हमने CTG की है और तो जो फीटल का हार्ट रेट है वो मोर देन 160 हो गया है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर उनका एब्डोमेन को टच किया गया है तो वो बहुत ही टेंडर और पेनफुल फीलिंग्स जो आई हैं, और उसके साथ साथ जो मतलब लीकेज हो रही थी, एक तो उस फ्लूइड का कलर चेंज हो गया, प्लस थोड़ी सी फॉल स्मेलिंग जो है वो एक मतलब जो थोड़ी नागवार किस्म की जो स्मेल है अगर वो आना शुरू हो गई है, तो ये सारे साइंस जो हैं उससे ये पता चलता है कि मदर के अंदर जो है वो इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। इस इन्फेक्शन को कहते हैं कोरियो एमनियोनाइटिस। ये एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है और ऐसी सूरत हाल में फ़ौरी तौर पे पेशेंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग IV एंटीबायोटिक दे के साथ ही इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, और फ़ौरी तौर पे नीको में जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि एक प्री टर्म है, प्लस उनमें साइन ऑफ इन्फेक्शन जो है वो भी मदर में स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसे बेबीज़ को रिसीव करने के लिए बहुत ही जो कॉम्पिटेंट और वेल एक्सपीरियंस्ड जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको आफ्टर एडमिशन्स ही मिल सकते हैं। तो आपको ये सारी अवेयरनेस देने का मकसद ही यही है कि प्लीज़ डॉक्टर की बात सुने, समझें, और वो आपको जितनी देर हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं उसमें आपका और आपके आने वाले बच्चे का फ़ायदा है।
उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो प्री टर्म लेबर वाली जो वीडियो है प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, और उसके साथ साथ जो है रिकरेंट अबॉर्शन वाली वीडियो। ये सारे जो स्नैरियोज़ हैं ये सारे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।